और वहाँ मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स उन्हें नेट्स में 153 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे। सिर्फ 20 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी, ये कोई छोटी बात नहीं है टी20 में। जब मैं उनकी इनिंग्स की तफसीलात देख रहा था, इस चेस को समझने के लिए पहले उस शुरुआत को देखना होगा जो गुजरात टाइटंस ने की। बिल्कुल, उस बेस को समझना बहुत जरूरी है। जीटी की शुरुआत ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही मोहताज शतरंज का खिलाड़ी अपनी चालें चल रहा हो। द डीप डाइव में खुशामदीद। आज का हमारा गहरा तज्जिया एक ऐसी चीज पर है जो आजकल हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रही है। जरा तसव्वुर करें एक ऐसे बल्लेबाज का जो मतलब 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, जो कि एक जमाने में बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट माना जाता था। बिल्कुल, और वो फील्ड के दरमियान बेहतरीन गैप्स भी निकाल रहा हो, हर टेक्निकल पैमाना बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी उसके जहन में ये डर हो कि वो अपनी टीम को मैच हरवा रहा है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे या कोई मजाक लगे, लेकिन आज की टी20 क्रिकेट की ये एक बहुत संगीन हकीकत बन चुकी है। वाकई ऐसा लगता है जैसे ये खेल अब किसी ऐसी ट्रेन में तब्दील हो चुका है जिसके ब्रेक्स मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। हाँ, और स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि पुराने तमाम रूल्स और जो रन्स के पैमाने थे ना, वो बिल्कुल बेमानी होकर रह गए हैं। सही कहा। वैसे पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा है, संजू सैमसन की वो शानदार 100 रन्स की बारी, वो तो कमाल था। और फिर जॉस बटलर का वो मखसूस बटलर स्पेशल, जिसमें उन्होंने रन्स बनाए नहीं बल्कि रन्स के पहाड़ खड़े कर दिए। एग्जैक्टली। आज की इस गुफ्तगू का मौजू भी क्रिकेट का यही बदलता हुआ मिजाज है, और इस बात को ठीक से समझने के लिए हमने एक बहुत ही सनसनीखेज मैच चुना है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मैच नंबर 34। हाँ बिल्कुल, जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के दरमियान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। हमारे पास इस मैच की मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट्स, कमेंट्री और ब्रॉडकास्ट की डिटेल्स मौजूद हैं। और वहाँ से एक बहुत ही हैरानकुन पैटर्न निकलकर सामने आया है जो हम इस गहरे तज्जिये में डिस्कस करेंगे। मेरा मतलब है इस तज्जिये का बुनियादी मकसद भी यही है कि ये समझा जाए कि आखिर आरसीबी ने 205 रन्स का इतना अजीम हदफ, वो भी 7 गेंदें बाकी रहते हुए, इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया। सही, ये महज लक या अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी। ये मैच वाकई एक मास्टर क्लास की हैसियत रखता है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इस चेस को समझने के लिए पहले उस शुरुआत को देखना होगा जो गुजरात टाइटंस ने की। बिल्कुल, उस बेस को समझना बहुत जरूरी है। जीटी की शुरुआत ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही मोहताज शतरंज का खिलाड़ी अपनी चालें चल रहा हो। साई सुदर्शन ने इस सीजन की अपनी दूसरी निस्फ सेंचुरी बनाई और अपने 2000 आईपीएल रन्स भी मुकम्मल किए। उनकी बैटिंग में एक अजीब सी ठंडक थी, खास तौर पर कृणाल पांड्या के बाउंसर पर उनका वो छक्का और स्लोअर बॉल्स को उन्होंने जिस तरह टैकल किया। यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात है ना, वो ये है कि साई सुदर्शन ने सिर्फ ताकत के बजाय बॉलर के मोमेंटम का इस्तेमाल किया। अच्छा, वो कैसे? देखें, जब कृणाल पांड्या जैसा बॉलर स्लोअर बाउंसर करता है तो आमतौर पर बल्लेबाज बॉल की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में अपना शेप खराब कर बैठता है। हाँ, क्योंकि वो जोर से हिट करना चाहता है। एग्जैक्टली। लेकिन साई ने बॉल की लाइन को रीड किया और सिर्फ अपने रिस्ट का इस्तेमाल करके बॉल को बाउंड्री की तरफ गाइड कर दिया। उन्होंने स्लोअर बॉल्स पर वेट किया, यानी उन्होंने खुद जाकर बॉल को हिट नहीं किया। नहीं, ये एक ऐसी टेक्निक है जहां बल्लेबाज बॉल तक पहुंचने के बजाय बॉल को अपने बैट तक आने देता है। इस नफासत ने जीटी की इनिंग्स के लिए एक बहुत सॉलिड बुनियाद फराहम की थी। ठीक है, साई सुदर्शन का एंकर रोल तो समझ आता है, लेकिन पिच के दूसरे एंड पर शुभमन गिल थे। हाँ, और वो अपने ट्रेडमार्क अंदाज में गैप्स में खेल रहे थे। सही। डेटा बताता है कि उनका स्ट्राइक रेट 140 के करीब था। अब यहाँ मेरा एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। पूछिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज 140 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, बिल्कुल सेट नजर आ रहा है, तो अचानक पैनिक बटन दबाने की क्या मजबूरी होती है? मतलब एक्सेलरेटर पर पांव रखने की? हाँ, एक एक्स्ट्रा रिस्क लेकर गलत शॉट खेलने की मजबूरी क्या होती है? क्या ये प्योरली खराब शॉट सिलेक्शन था या इसके पीछे कुछ और सीन था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें
तो ये खराब शॉट सिलेक्शन नहीं था। तो फिर क्या था? ये दरअसल उस इनविजिबल स्कोर बोर्ड का नतीजा था जो इस वक्त दुनिया के हर टॉप T20 बल्लेबाज के दिमाग में चल रहा होता है। वेट, इनविजिबल स्कोरबोर्ड? हाँ, मॉडर्न T20 क्रिकेट में और खास तौर पर चिन्नास्वामी जैसी फ्लैट पिचेस पर जहां बाउंड्रीज छोटी हैं, पार स्कोर अब 180 या 200 नहीं रहा। सही, वो जमाना चला गया। टीमों को मालूम है कि अगर उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 230 रन का नफसियाती हदफ सेट नहीं किया तो वो मैच हार सकते हैं। यानी गिल का आउट होना उसी 230 के हिस्से को छूने की बेचैनी थी। बिल्कुल, उनको पता था कि 140 का स्ट्राइक रेट जो किसी जमाने में मैच विनिंग होता था, आजकल के जमाने में मैच हरवा सकता है। ओह वाओ, ये असल दबाव है, एक अनदेखे टारगेट का दबाव। सही कहा, जो अच्छे भले सेट बल्लेबाज को उसकी लिमिट से आगे जाकर खेलने पर मजबूर कर देता है। ये पॉइंट वाकई दंग कर देने वाला है। यानी बल्लेबाज फिजिकली पिच पर खेल रहा है, लेकिन मेंटली वो आने वाले ओवर्स में बनने वाले रन्स के दबाव से लड़ रहा है। और इसी दबाव ने मैच को आखिरी ओवर्स की उस संगीन जंग में ढकेल दिया जहां ताकत और दुरुस्तगी यानी पावर और प्रिसिजन का बराह रास्त मुकाबला था। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब जेसन होल्डर क्रीज पर आए तो उन्होंने आते ही अपने लॉन्ग लीवर्स का फायदा उठाया। हाँ, और एक ओवर की पहली ही 4 गेंदों पर 16 रन जड़ दिए। जीटी का स्कोर 200 के पार हो गया। होल्डर की बैटिंग देखकर लग रहा था कि यहाँ तो बस प्योर पावर का राज है, एक भारी हथौड़े की तरह। लेकिन फिर दूसरे एंड पर जॉश हेजलवुड ने जो किया वो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल, पर मैं यहाँ एग्री नहीं करूंगा कि हेजलवुड की बॉलिंग को सिर्फ बदकिस्मती या पिच का फायदा कहा जाए। अच्छा, मेरा मतलब है जब सामने होल्डर जैसा ताकतवर इंसान हो तो हवा में स्विंग और लाइन लेंथ की बातें थोड़ी फजूल नहीं लगती? क्या ऐसे माहौल में ट्रेडिशनल स्विंग बॉलर्स की वाकई कोई जगह बची है? ये वाकई एक बहुत वैलिड एतराज है, लेकिन हेजलवुड का तरीकेकार यहाँ बिल्कुल अलग था। उन्होंने ट्रेडिशनल स्विंग पर इन्हिसार नहीं किया। तो फिर उन्होंने क्या किया? उनकी बॉलिंग जूडो के किसी खिलाड़ी की तरह थी। जूडो? क्रिकेट में? हाँ, मतलब जूडो में क्या होता है, आप अपने मुखालिफ की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, सही सही। यहाँ समझने की बात यह है कि जब होल्डर जैसे बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं तो उनके लॉन्ग लीवर्स यानी बैट का स्विंग आर्क बहुत लंबा होता है। उनको बॉल कनेक्ट करने के लिए पेस चाहिए होती है ताकि बॉल बैट पर तेज आए और सीधा बाहर जाए। एग्जैक्टली। हेजलवुड ने वहाँ पेस ऑफ कर दी। उन्होंने बॉल की सीम को इस तरह रोल किया कि बॉल पिच पर पड़ने के बाद रुक कर आई। ओह, उस मैकेनिक्स का असर ये हुआ होगा कि होल्डर को मसला हुआ। बिल्कुल, उसका असर ये होता है कि बल्लेबाज को बॉल हवा में भेजने के लिए अपनी पूरी जिस्मानी ताकत खुद जनरेट करनी पड़ती है। हेजलवुड ने रफ्तार दी ही नहीं और उन्होंने होल्डर के हिटिंग जोन से बाहर बॉल रखी। इंतहाई प्रिसाइसली स्लो बॉल्स फेंके, जिसकी वजह से उस बल्लेबाज की इनिंग्स का खात्मा हुआ जो 172 के स्ट्राइक रेट से सब कुछ तबाह कर रहा था। अच्छा, तो ये एक मुकम्मल ट्रैप था। यानी हेजलवुड ने होल्डर को फोर्स किया कि वो अपनी रिदम और मोमेंटम खुद बनाए, और होल्डर वहाँ फेल हो गए। और यही वजह थी कि जीटी, जो एक वक्त में आसानी से 230 की तरफ जा रही थी, 205 पर रुक गई। हाँ, T20 क्रिकेट में मोमेंटम शिफ्ट ऐसे ही होता है। अगर इस पॉइंट पर गौर किया जाए तो आरसीबी ने अपनी आधी जीत शायद इन्हीं आखिरी ओवर्स में हासिल कर ली थी, क्योंकि उन्होंने उस अनदेखे स्कोरबोर्ड को हकीकत बनने से रोक दिया था। सही कह रहे हैं, 230 की जगह 205 पर रोकना बॉलिंग टीम के लिए एक मैसिव साइकोलॉजिकल बूस्ट था। लेकिन 206 का ताकुब भी कोई आसान काम तो नहीं था ना। बिल्कुल नहीं। और इसी ताकुब ने आरसीबी की बैटिंग में एक वाज़ेह और हैरानकुन तब्दीली दिखाई। जब आरसीबी की इनिंग शुरू हुई तो सब उम्मीद कर रहे थे कि विराट कोहली हमेशा की तरह इनिंग्स को बिल्ड करेंगे, पिच के मिजाज को समझेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ तो उन्होंने आगाज से ही हवाई शॉट्स खेलना शुरू कर दिए। 2 लगातार छक्के लगाए और फिर एक अंदरूनी किनारा लगा और बोल्ड हो गए। उनके चेहरे पर जो मायूसी थी ना माँ, वो बता रही थी कि वो खुद अकेले इस मैच को फिनिश करना चाहते थे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी वकार याफ्ता और मोहताज शतरंज के खिलाड़ी ने अचानक ब्लिट्ज चेस खेलना शुरू कर दी हो, जहां हर चाल सिकंदों में चलनी होती है।
ये तशबीह वाकई बहुत मुनासिब है। मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या कोहली का पहली ही बॉल से ये अंदाज उनकी गेम का कोई नया नेचुरल एवोल्यूशन है या ये सिर्फ मॉडर्न T20 क्रिकेट की तरफ से मुसल्लत करदा पैनिक है। इसे पैनिक कहना शायद मुनासिब ना हो। ये दरअसल वक्त की अहम जरूरत है जिसे टैक्टिकली अपना लिया गया है। कैसी जरूरत? देखें, मॉडर्न क्रिकेट में एंकर का किरदार बुरी तरह बदल चुका है। आज से कुछ साल पहले तक एंकर बल्लेबाज 20 गेंदें लेकर सेट होता था और फिर अटैक करता था। हाँ, वो सेटल होने का वक्त लेते थे। लेकिन अब डेटा एनालिटिक्स और मैदान के साइज ने ये साबित कर दिया है कि अगर शुरुआत में बॉल काउंट डॉट बॉल्स में जाया हो गया तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए मतलूबा रन रेट निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही बात है, बॉल वेस्ट करने की गुंजाइश ही नहीं बची। कोहली जैसे अजीम खिलाड़ी इस मैथमेटिकल रियलिटी को समझते हैं। उनका हवाई शॉट्स खेलना उनका नया एवोल्यूशन जरूर है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाना अब ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। यानी उनका आउट होना एक टैक्टिकल एग्जीक्यूशन में छोटी सी चूक थी। हाँ, बदकिस्मती थी, लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल एक्यूरेट था। लेकिन इस एग्रेसिव शुरुआत ने आने वालों के लिए प्लेटफॉर्म जरूर सेट कर दिया। जेकब बेथिल ने क्रीज पर आते ही अपना किरदार अदा करना शुरू किया। बेथिल की तैयारी काफी नजर आ रही थी। बिल्कुल, डिटेल्स में बार बार इस बात का जिक्र आता है कि बेथिल ने चिन्ना स्वामी की फैसिलिटीज में नेट प्रैक्टिस पर बहुत वक्त गुजारा था और वहाँ मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स उन्हें नेट्स में 153 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे। तो बेथिल वहाँ खुद को आदी बना रहे थे स्पेस का, और ये प्रैक्टिस ग्राउंड पर नजर भी आई। मसल मेमोरी काम आ रही थी उनकी। लेकिन अगर किसी ने हकीकतन इस मैच का रुख तब्दील किया तो वो देवदत्त पड्डीकल का स्टॉर्म था। ओ बिल्कुल, सिर्फ 20 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी, ये कोई छोटी बात नहीं है T20 में। जब मैं उनकी इनिंग्स की तफसीलात देख रहा था तो एक अजीब बात नोटिस की। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और रवि की इंतहाई तेज पेस को ऐसे हैंडल किया जैसे उन्हें पहले से पता हो कि बॉल कहां आने वाली है। हाँ, लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ हम कृणाल पंड्या की स्लोअर बॉल्स पर साई के वेट करने की तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ पड्डीकल इतनी एक्सट्रीम पेस को बाउंड्री पार भेज रहे थे। ये डायनामिक्स आपस में मैच नहीं करते ना। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही तो क्रिकेट की खूबसूरती और असल साइंस है। पड्डीकल की इनिंग्स इस पूरे मैच का सबसे दिलकश और टेक्निकल हिस्सा थी। अच्छा, थोड़ा समझाएं इसे। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है जिसे अंडरस्टैंडिंग स्पेसेस कहा जाता है। साई सुदर्शन ने स्लोअर पेस पर वेट किया था क्योंकि वहाँ बॉल पर मोमेंटम नहीं था। ठीक है। लेकिन पड्डीकल के सामने प्रसिद्ध कृष्णा हाई पेस और बैक ऑफ अ लेंथ बॉलिंग कर रहे थे। ऐसे में एक आम बल्लेबाज का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि बॉल को जोर से पुल किया जाए, जिसमें टाइमिंग मिस होने का बहुत खतरा होता है और बॉल हवा में खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन पड्डीकल ने अपनी फिजिक्स ही बदल दी। उन्होंने पिच की बाउंस से लड़ने के बजाय उसे राइड किया। राइड किया यानी बाउंस का फायदा उठाया। हाँ, यानी जब बॉल तेज रफ्तार से उठी तो पड्डीकल ने बैट को क्रॉस चलाने के बजाय सिर्फ एंगल किया और बॉल को थर्ड मैन की बाउंड्री की तरफ गाइड कर दिया। वाह! उन्होंने बॉलर की वेक्टर एनर्जी को अपने हक में मोड़ लिया। उन्हें खुद फोर्स जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सिर्फ गैप्स तलाश किए और बॉल को वहां डिफ्लेक्ट कर दिया। ये हुई ना बात। यानी अगर बॉलर 150 की स्पीड दे रहा है तो उसी स्पीड को ढाल बनाकर बाउंड्री हासिल कर ली। ये ज़हनियत महज ताकत का मुकाबला नहीं थी, ये फील्ड की ज्योमेट्री का बेहतरीन इस्तेमाल था। सही कहा आपने। इससे पता चलता है कि T20 सिर्फ मसल पावर का नाम नहीं, जहन की पावर का खेल है। लेकिन जहां आरसीबी मैच पर मुकम्मल गलबा पा चुकी थी, वहां मैच एक और संगीन मोड़ पर आ गया। हाँ, वहाँ मैच थोड़ा सा फंसा जरूर। कोहली पहले ही बाहर थे, पड्डीकल आउट हो गए और फिर जितेश शर्मा, जिनसे बहुत उम्मीदें थीं, वो सिर्फ 10 रन्स के जाती स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार हो गए। ऐसे लम्हात T20 क्रिकेट में बहुत डेडली होते हैं। बिल्कुल, एक और विकेट और नया आने वाला बल्लेबाज प्रेशर में डॉट बॉल्स खेल जाता तो मैच हाथ से निकल सकता था। रजत पाटीदार और बाकी मिडिल ऑर्डर ने खुद को थोड़ा संभाला। फिर क्रीज पर कृणाल पांड्या आए। उन्होंने आखिरी ओवर्स में ऐसी बैटिंग की जिसे वहां कैलकुलेटेड हिटिंग कहा गया। लेकिन मुझे यहाँ इस टर्म पर शदीद एतराज है। एतराज क्यों? देखें,
जब हर ओवर में 10 से 12 रन लाजमी चाहिए हों और विकेट गिरने का खौफ भी हो, तो बल्लेबाज कैलकुलेशन कैसे करता है? अंधाधुंध बैट घुमाना और कैलकुलेशन के दरमियान क्या वाकई कोई फर्क होता है ऐसे प्रेशर में? ये एतराज बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि बाहर से देखने में हर बिग शॉट एक जैसा लगता है कि बस बैट घुमाया और बॉल चली गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक फर्क है। और वो फर्क क्या है? वही फर्क मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बड़े राज को बेनकाब करता है। इसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। कृणाल पांड्या ने अंधाधुंध हिटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक बॉलर्स को टारगेट किया और पिच की डायमेंशंस का मैथमेटिक्स अपने दिमाग में रखा। अच्छा, यानी बाउंड्रीज को दिमाग में रखकर। हाँ, चिन्नास्वामी में कुछ बाउंड्रीज छोटी हैं। कृणाल ने देखा कि किस बॉलर की लाइन उनके नेचुरल हिटिंग आर्क में है। अगर बॉल उनके जोन में नहीं थी तो उन्होंने सिंगल लेकर एंड चेंज किया। ओह, तो उन्होंने हर बॉल पर छक्का लगाने की कोशिश नहीं की? नहीं, बल्कि रिस्क को वहां लिया जहां सक्सेस रेट ज्यादा था। उनका वो बेहतरीन वन बाउंस चौका जिसने मैच को 7 गेंदें पहले ही खत्म कर दिया, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी। हाँ, वो शॉट वाकई कमाल था। उन्होंने बॉलर की पेस का अंदाजा लगाया, फील्डर्स की एग्जैक्ट पोजीशन देखी और ठीक उस गैप में बॉल उठाई जहां फील्डर का पहुंचना इम्पॉसिबल था। ये कोई बेतरतीब ब्लाइंड स्लॉग नहीं था। ये ज्योग्राफी, फिजिक्स और दिमाग के ठंडेपन का नतीजा था। यानी उन्होंने कियोस्क के दरमियान भी पैटर्न तलाश कर लिया। ये वाकई मास्टर क्लास फिनिश कहलाने का हकदार है। बिल्कुल, इस चेज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर इस सारी गुफ्तगू को समेटा जाए तो आरसीबी की ये फतह सिर्फ 205 रन बनाने की दास्तान नहीं है। ये मैच इस बात का जिंदा सबूत है कि टी20 क्रिकेट किस तरह मुसलसल इवॉल्व हो रही है। सही कहा। अब महज गेंदों को हवा में भेजना काफी नहीं रहा। पिच को पढ़ना, बॉलर के मोमेंटम को अपने हक में इस्तेमाल करना, फील्ड की खाली जगहों या स्पेसेस को समझना और उस अनदेखे स्कोरबोर्ड के संगीन दबाव में दुरुस्त फैसला करना असल गेम चेंजर है। आरसीबी ने प्रैक्टिकली यही किया। हाँ, उन्होंने जीटी को पहले बॉल के अनदेखे दबाव में फंसाया, फिर हजलवुड के जूडो स्टाइल एग्जीक्यूशन से उनको रिस्ट्रिक्ट किया और आखिर में ज्योमेट्री और टाइमिंग से मैच को फिनिश किया। इस गुफ्तगू का सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि क्रिकेट अब जिस लेवल पर पहुंच चुकी है, वहां बॉलर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल जीरो हो चुका है। और बल्लेबाजों की सिर्फ टेक्निकल सलाहियतों से ज्यादा उनकी जहनी कैलकुलेशंस मैच जितवाती हैं। खेल अब मैदान के साथ साथ दिमाग के अंदर ज्यादा खेला जा रहा है। और इसी बात ने एक नया और बहुत ही अजीब सवाल पैदा कर दिया है हम सब के लिए। वो क्या? जरा सोचने की बात है, अगर टीम्स अब 200 से ज्यादा का पहाड़ जैसा हदफ भी एक ओवर बाकी रहते हुए बगैर किसी प्योर पैनिक के और ज्योमेट्री की मदद से इतनी आसानी से हासिल कर रही हैं, तो इस ट्रेन की आखिरी मंजिल क्या होगी? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। क्या हम क्रिकेट की तारीख के उस टर्न पर खड़े हैं जहां स्टेडियम्स की फिजिकल बाउंड्रीज को जबरदस्ती मजीद बड़ा करने की जरूरत पड़ने वाली है? या फिर शायद बॉलर्स को कुछ नया लाना पड़े? वही ना, क्या आने वाले वक्त में बॉलर्स कोई ऐसी नई गैर मारी या इनविजिबल किस्म की डिलीवरी इजाद करने वाले हैं जो सीधा पिच की फिजिक्स को ही बदल कर रख दे और बल्लेबाज के बैट की ज्योमेट्री को मुकम्मल नाकाम बना दे? ये तो वक्त ही बताएगा। ये एक ऐसी बहस है जिस पर गौर करने की शदीद जरूरत है, क्योंकि ये बात तय है कि खेल का पुराना बैलेंस मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और इसी फिक्रंगेज ख्याल के साथ हमारा आज का ये दायरा तज्जिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। खेल के इन नए पैमानों पर नजरें जमाए रखें, क्योंकि अगला धमाका ज्यादा दूर नहीं।